ये कहानी शुरू होती है 90 से, बल्कि नहीं तो क्या ये कहानी खत्म होती है 90 पर? बिल्कुल भी नहीं। मगर फिर इस कहानी का मरकज 90 कैसे बन गया? महाजिरों का मरकज, महाजिरों का किला। लेकिन क्या ये महाजिरों की शनाख्त है? ये महाजिरों की शनाख्त है? आज बात होगी मेरी शनाख्त की, मेरी औकात की, मेरे आबा अजदाद की। कौन हूं मैं पैदा तो कराची में हुआ, मगर बाप ने कहा बेटा हम यूपी के हैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो दोस्त ने समझाया बाबा सिंध में रहते हो, तुम सिंधी हो। गली में निकला तो किसी ने कहा ओ हिंदुस्तानी। उस्ताद मिले तो उन्होंने कहा कि उर्दू तुम्हारी नहीं, वो तो हम सब की जुबान है। फिर कहीं से शोर उठा, तुम तो नंगे हो, तुम तो भूखे हो। मेरी नजर में महाजर कौम जिसे कहते हैं जो उर्दू बोलती है, ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। तुम्हारे पास अपना क्या है? शनाख्त तक तो खो बैठे हो। के मुकद्दस नबी हमारे अल्लाह के प्यारे, एक बहता दरिया, दरिया की रवानी, एक कौम बनी फिर। उर्दू स्पीकिंग तो सारा पाकिस्तान है, मुहाजिर कुछ और है। उर्दू तमाम पाकिस्तानियों ने उसको अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बनाया था। अनकंफर्टेबल हो तो आप दौड़ करके अपने गांव चले जाते हैं, अपने पिंड चले जाते हैं। यहाँ अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? उर्दू स्पीकिंग सिर्फ वो लोग कहते हैं जो अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा हैं। सॉफ्ट रेसिज्म है हमारे खिलाफ मीडिया में, जो ए बोल के जो बोलती हैं खवातीन और चीजें, सॉफ्ट रेसिज्म। आपने कहा कि नहीं वो सिर्फ कुछ लोगों की शनाख्त है, बाकियों की नहीं है, तो आपने खुद अपने आप को भी आइसोलेट किया। उसूलन कोई महाजिर कौमियत नहीं है, लेकिन अब वाक़ियतन बन चुकी है। तस्लीम नहीं करेंगे, हकाइक का इनकार करेंगे, हकाइक का मुंह चिढ़ाएंगे, नतीजा किसी के हक में भी अच्छा नहीं होगा। हैरत की बात है, हिजरत के बाद 40 साल सिर्फ इसमें लग गए कि महाजिर ने खुद को महाजिर कहलवाया। इससे पहले इनकी एक ही शनाख्त थी, मुल्क बनाने वाले, मुल्क चलाने वाले, पढ़े लिखे, समझदार और कल्चर्ड लोग, जिनका लिबास, जिनके खाने, जिनका उठना बैठना पूरे पाकिस्तान की सकाफत था। उस पाकिस्तान की जहां सब है, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, सिंध के सिंधी, बलूचिस्तान के बलोची, खैबर के पश्तून, यानी हर कौम की शनाख्त उसकी अपनी जुबान से हुई। लेकिन उसी पाकिस्तान में एक कौम ये भी है जो अपना घर बार, साजो सामान, अपनी पहचान सब छोड़ कर आई और सिर्फ एक चीज साथ लाई, अपनी जुबान उर्दू। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। इनकी जुबान तो कौमी जुबान बन गई, लेकिन इस कौम को क्या पहचान मिली? या वो ये सवाल करती ही रह गई, हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो कहां हैं और नहीं है तो कहां गए? हम हैं तो किस लिए और कहां गए तो कब? जनाब हम थे भी कि हम थे ही नहीं। आज के महाजिरों को भी कुछ ऐसे ही सवालात का सामना है और हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक काम, रफ्तार को सब्सक्राइब करें, लाजमन करें, बल्कि सबसे करवाएं। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, हमारे दूसरे चैनल्स मॉमकास्ट, रफ्तार नाउ और रफ्तार स्पोर्ट्स को भी, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये तकसीम से पहले का हिंदुस्तान है। ये जो इलाके हाईलाइटेड हैं, ये हैं उर्दू बोलने वालों के मरकज। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने वालों का मरकज बिहार, जहां लोग ज्यादातर उर्दू बोलते थे, बल्कि शायद ख्वाब भी उर्दू में ही देखते थे। दिल्ली तो फिर उर्दू अदब, शायरी, तहजीब और सकाफत का मरकज था। फिर जुनूब में हैदराबाद, दक्कन, औरंगाबाद, जहां उर्दू हर किसी की जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा थी। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में 2.5 से 4 करोड़ उर्दू बोलने वाले बसते थे। तब 1945 में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, बहुत ही अहम इलेक्शन। ये वो शो ऑफ पावर था जिसने साबित किया कि अब पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग ने 30 नशिस्तें जीती, मुस्लिम हलकों की तमाम 30 नशिस्तें। और आपको पता है कि इस वोट का बड़ा हिस्सा किसका था? जी हां, उर्दू बोलने वालों का। 56% वोट उर्दू बोलने वालों के थे,
यूपी, बिहार, मद्रास, बम्बई, आसाम और सीपी के रहने वालों के यानी 17 नशिस्तें इन इलाकों की थीं जो अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सके। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल आइडिया था उसमें ये कोई तसव्वुर नहीं था कि जो लोग पाकिस्तान के हामी हैं वो सब भारत से उठकर यहाँ आ जाएं, वरना आज भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान ना होते, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों ने जो पाकिस्तान को वोट दिए थे वो यहाँ से ज़्यादा थे। ये वो वोटर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान बनाया, और जब पाकिस्तान बन गया तो इनमें से लाखों ने जान पर खेलकर अपने वतन की तरफ हिजरत की। अब आपको समझ आ गया होगा कि उर्दू बोलने वालों को बानियाने पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। एक बड़ी तादाद जो थी मुसलमानों की जो कि पाकिस्तान हिजरत करके आई, वो क्रीम ऑफ हिंदुस्तान थी, और कहते हैं कि जब हिंदुस्तान उजड़ा तो जाके कराची आबाद हुआ और पाकिस्तान आबाद हुआ। दरवाज़ा किसी ने खटका किया, अब ये दरवाज़ा बजाए तो वो हमारे खालू गए देखने के लिए। जब वो देखने गए वहाँ पर, जब ये दरवाज़ा खोला तो वहाँ सिख खड़े हुए थे, उनके हाथों में तलवारें थी। तो परेशान हो गए तो उन्होंने फिर अपनी बेटी से कहा कि बेटा अंदर जाओ और कलमा शहादत पढ़ो, हुसैनी टाइम आ गया। ये 1947 का दिल्ली है। ये तस्वीर हिजरत से पहले की सारी दास्तान सुना रही है। दोनों हाथों से सर पकड़े ये बच्चा अपना सब कुछ लुटा चुका है, और हिजरत का इंतजार आंखों में नजर आ रहा है, और हिजरत का इंतजार आंखों में नजर आ रहा है। इसके पीछे देखें, ये कैंप महाजरीन के हैं। हजारों मुसलमान दिल्ली की तारीखी इलाके पुराना किला, ईदगाह और निजामुद्दीन में कायम कैंपों में मुंतजर थे। एक आग का दरिया उबूर करना चाहते थे। हिंदुस्तान का दिल छोड़कर जाने वालों का महबूब आखिर कौन था जिसके लिए ये सब चले जा रहे थे, अपनी जानें लुटाए जा रहे थे? वो था पाकिस्तान, उमंगों की सरजमीन, उम्मीदों की सरजमीन। शहर दिल्ली में 1941 में मुस्लिम आबादी 32.22% थी, लेकिन इस अजीम हिजरत की वजह से 1951 में कम होकर सिर्फ 9.8% रह गई। पाकिस्तान आने वाले ज्यादातर महाजरों की मंजिल एक थी, दारुल हुकूमत कराची, जहां उन्हें एक नया नाम मिला, पनाहगीर। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस यानी शनाख्त का बुरान बढ़ता चला गया। इन पनाहगीरों की दूसरी और तीसरी नस्ल को बिल्कुल मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा, और वो वक्त आ गया कि जब इन्होंने अपने लिए महाजिर की पहचान कबूल की। कैसे, ये आगे चलकर बताएंगे। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अल्फाज निगर है, अमेरिका में कालों को कहा जाता था, और वो काले आपस में मजाक में कहते थे। महाजिर जो है पॉलिटिकल एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बन गया है। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट तो 90 से लिया था, कहानी वहां कब पहुंचेगी? पहुंचेगी भाई, पहुंचेगी। दास्तान तो आपको पता है कि वहीं जाकर लिंक होती है, और वो मैंने लिंक नहीं की। कैसे लिंक हुई ये थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जरा चलते हैं मशरकी पंजाब। मैं ये किताब पढ़ रहा था, महाजरीन का मसला, जो 1949 में शाया हुई थी, और आगा मोहम्मद अशरफ ने इसमें सिर्फ अपनी आप बीती नहीं लिखी, बल्कि उस वक्त जो हालात वो देख रहे थे सब लिख दिए। वो लिखते हैं कि मशरकी पंजाब में, यानी वो पंजाब जो हिंदुस्तान में था, वहां कत्लो गारतगरी के बाद लाखों महाजरीन लाहौर आए। मगर लाहौर और कराची आने वाले महाजरीन में एक फर्क था कि कराची आने वाले महाजरीन की अक्सरियत को हिंदुस्तान में कोई तकलीफ नहीं थी। नोट कर लें, अक्सरियत। हाँ, दिल्ली में हंगामे जरूर हो रहे थे, मगर इन्होंने हिजरत पाकिस्तान के नाम पर की थी, जबकि लाहौर आने वाले महाजरीन ने सिखों के हमले से बचने यानी कत्लो गारतगरी की वजह से मजबूरन हिजरत की थी। चलिए आपको आजाद कराची में लिए चलता हूं, जो पूरे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, जहां अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा था। ये जुलाई 1948 था, जब कराची को सिंध से अलग किया जा रहा था। आज बहुत बुरा लगता है ना, लेकिन बानियाने पाकिस्तान का फैसला यही था। वो इस शहर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना रहे थे, लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। उस वक्त की सिंध हुकूमत ने बानियाने पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ क्या कुछ किया, ये आगे बताऊंगा। लेकिन ये अभी बता दूं कि कराची को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला करने की कई वजूहात थीं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची में था, सबसे बड़ी बंदरगाह भी कराची में थी, बल्कि आज तक है।
یہ قائد اعظم کا شہر تھا اور ملک کا سب سے ماڈرن شہر بھی، اور تب یہ شہر پاکستان کے لیے بہت اہم بھی تھا۔ اہم تو خیر اب بھی ہے، لیکن اب صرف کھانے کے لیے، لگانے کے لیے نہیں۔ خیر تو تقسیم سے پہلے کراچی کی آبادی بس 3 سے 4 لاکھ تھی، مگر جون 1948 تک 5.5 لاکھ مہاجر کراچی آ چکے تھے، یعنی جتنی شہر کی آبادی نہیں تھی اس سے زیادہ تو مہاجر آ گئے، اور یہ تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ 1951 تک کراچی کی آبادی کا 58% مہاجر ہو چکے تھے اور سندھی سپیکنگ صرف 14% رہ گئے تھے۔ راتوں رات یہ شہر مہاجروں کا ہو گیا تھا۔ کراچی کی پرانی خصوصیت تو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ کراچی سب کا دلی، آگرہ، لکھنؤ، الہ آباد، کانپور اور بمبئی تھا، لیکن ایسا نہیں کہ مسائل نہیں تھے۔ تقسیم کے 7 سال بعد بھی یعنی 1954 میں بھی کراچی کے 7.5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ مہاجرین اب بھی کیمپوں میں رہ رہے تھے۔ پنجاب میں تو مائیگریشن 1948 میں ہی رک گئی تھی، کراچی میں یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پاسپورٹ اور ویزا سسٹم شروع ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ بہرحال یہ ہندوستان سے آنے والے مہاجرین ہی تھے جنہوں نے کراچی کو معاشی ہب بنایا تھا۔ مغربی پاکستان میں بزنس پر غیر مسلموں کا قبضہ تھا، خاص طور پر سندھ اور کراچی میں۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا اسے مہاجرین نے ہی پر کیا۔ بمبئی، کلکتہ، کانپور، احمد آباد، مدراس اور ہر جگہ سے آنے والے مسلمانوں نے اب کراچی میں بازار سجائے۔ ہاں، بھوکے ننگے آئے تھے، مگر ایسا وطن بنانے کا جذبہ لے کر آئے تھے جہاں بھوک افلاس نہ ہو، جہاں رہنے کو چھت، پہننے کو کپڑا، کھانے کو عزت کی روٹی نصیب ہو۔ اور ان لوگوں کے جذبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کیمپوں اور اسکولوں کی عمارتوں میں رہا کرتے تھے، اور بہت سو کو حاجی کیمپ میں ٹھہرایا گیا تھا کیونکہ رہنے کو مکانات نہیں تھے۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے شہر میں شاید ہی کوئی اچھا اخبار نکلتا ہو، لیکن اب حال یہ تھا کہ انسانی نہیں، اخبارات بھی ہجرت کر رہے تھے۔ روزنامہ جنگ 1941 میں دلی سے چھپتا تھا، جو 1947 میں کراچی سے چھپنا شروع ہوا اور آج تک چھپ رہا ہے۔ آج تانا دیا جاتا ہے کہ مہاجروں میں ایکا نہیں ہے، مگر وہ تو آتے ہی ایک ہو کر کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہے تھے، اور کراچی کو مضبوط کرنے کا مطلب پاکستان کی خود مختاری، کیونکہ کراچی ہی پاکستان کا پایہ تخت تھا۔ اب مہاجر ہر میدان میں خود کو منوا رہے تھے، اقتدار کے ایوانوں سے ملوں اور کارخانوں تک، ہر شعبے میں ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت مہاجر تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے وزیر اعظم لیاقت علی خان تک، مولانا مودودی سے حکیم محمد سعید تک، ایک لمبی فہرست ہے ان مہاجروں کی جنہوں نے ملک کی باغ دور سنبھالی، اسے چلایا، آگے بڑھایا، مگر پھر پاکستان کو زوال آ گیا، اور ساتھ ہی مہاجروں کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ فال آف مہاجر کا آغاز ہوتا ہے ڈکٹیٹر ایوب خان کے اقتدار میں آنے کے بعد، جب وہ حکومت کا مرکز اپنے قریب لے گئے۔ جی ہاں، دارالحکومت کراچی سے راول پنڈی چلا گیا، عارضی طور پر۔ دارالخلافہ وہیں جانا تھا جہاں کے وہ خلیفہ تھے، تو بس اس لیے اٹھا کر لے جایا گیا، ورنہ ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اور پروجیکٹ اسلام آباد شروع ہو گیا، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صرف کراچی سے دارالحکومت ختم کرنے والا ایوب نہیں تھا، بلکہ 1948 میں کراچی کو وفاق کا دارالحکومت بنانے میں روڑے اٹکانے والا بھی ایوب تھا۔ لیکن ٹھہریے، یہ دونوں الگ الگ ایوب ہیں۔ یہ ہیں ایوب کھورو، سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ، جو ڈٹ گئے تھے بانیان پاکستان کے سامنے کہ وہ کراچی کو وفاق کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ جو آج آپ سندھ اور وفاق کی جنگ دیکھتے ہیں نا، یہ مسئلہ پاکستان بننے کے 5 ماہ بعد انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ ایوب کھورو کراچی میں صوبائی اور وفاقی دونوں دارالحکومت دیکھنا چاہتے تھے۔ وفاقی حکومت نے دفاتر کے لیے جگہ مانگی تو ایوب کھورو نے ملیر کا علاقہ ریکمینڈ کیا، جہاں کوئی ایسی عمارت نہیں تھی کہ جس میں ریاست کا سیکریٹریٹ قائم کیا جا سکتا ہو۔ یہاں تک کہ جنوری 1948 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہہ دیا، سندھ حکومت کراچی سے نکل جائے اور حیدرآباد کو اپنا دارالحکومت بنا لے۔ یہ سن کر ایوب کھورو احتجاج کرتے ہیں، بلکہ قائد اعظم کو ایک لمبا چوڑا خط ہی لکھ دیتے ہیں۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستخطوں سے کراچی کو چیف کمشنریٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، جس پر ایوب کھورو صاحب بہت جزبوز تھے۔
جبکہ کراچی متروکہ متبادلہ سرزمین رہا ہے ہمیشہ۔ خط میں لکھتے ہیں، آپ نے تو کراچی کو عارضی دارالحکومت بنانے کا کہا تھا، اس لیے سندھ حکومت کو یہاں سے نکالنا غیر قانونی ہوگا۔ یہی نہیں، انہوں نے بانیان پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک بھی شروع کر دی۔ سندھ اسمبلی میں اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں اس فیصلے کو قرارداد پاکستان کی روح کے خلاف کہا گیا۔ کراچی اور شہر سے باہر کے سندھی طلبہ نے وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج بھی کیا، جس میں خود وزیر اعلیٰ ایوب کھورو کے بھائی بھی شریک تھے، اور یہ سب ہو رہا تھا پاکستان بننے کے صرف 5 مہینے بعد۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح علاج کے لیے زیارت میں تھے، جہاں سے انہوں نے مسلم لیگ وفد کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا۔ مرکزی حکومت کا فیصلہ ماننے سے سندھ حکومت کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبے یہی بنیں گے اور یہیں کے عوام اس سے مستفید ہوں گے۔ لیکن معاملہ اتنا بڑھتا گیا اور فائنلی ایوب کھورو کو معزول کرنا پڑا۔ جناح صاحب نے انہیں نکال باہر کیا چیف منسٹر سندھ کے، اور ان پہ الزام یہ تھا کہ کرپشن کے علاوہ he was racist towards مہاجرین، he was against Karachi being the federal capital of Pakistan۔ ان کی جگہ پیر الہی بخش وزیر اعلیٰ بنے اور اگلے ہی دن کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ شہر اب مکمل طور پر مہاجروں کا تھا۔ اور ٹھیک 10 سال بعد پھر ایک اور ایوب اقتدار میں آ گیا، جس نے اقتدار کا مرکز سندھ نہیں بلکہ پنڈی کو بنایا۔ دارالحکومت بھی کراچی سے اٹھا کر وہیں لے جایا گیا۔ ایسا کیوں کیا، یہ بتانے سے پہلے ذرا پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ پہلے کچھ اور جاننا ضروری ہے۔ پاکستان کو بنے 4 سال ہو چکے تھے اور مہاجر قوم کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ یہ 16 اکتوبر 1951 کی شام تھی جب لیاقت علی خان پنڈی کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ قائد ملت شہید ملت بن گئے، اور پھر آغاز ہوا اس دور کا جس میں اس بے شناخت لیکن با اثر قوم کو زوال کا پہلا اشارہ مل گیا۔ اب مہاجر اقتدار کے حلقوں میں نظر انداز ہونے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب انہیں تانے ملنا شروع ہو گئے۔ پوچھا جاتا پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو یا پٹھان، جواب دیا جاتا پاکستانی ہو۔ تو پھر سوال ہوتا یہ تو نیشنلٹی ہے، اپنی قوم بتاؤ۔ پھر کہا گیا کہ تم پناہ گیر ہو۔ صرف یہی نہیں، مکر، مٹروے، بھائیے، گھس بیٹھیے، ہندوستانی اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر پکارا گیا۔ اردو زبان کے خلاف تحریکیں بھی تیز ہونے لگی۔ بنگالی زبان کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور 1954 میں بنگال کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ مل گیا۔ اب حالات بدل رہے تھے اور تبھی سندھ میں اردو بولنے والوں نے اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ چن لیا، مہاجر۔ ایک سیاستدان محمود الحق عثمانی نے کراچی کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن ابھی یہ تحریک چل ہی رہی تھی کہ اکتوبر 1955 میں گورنر اسکندر مرزا نے مغربی پاکستان کو تمام صوبوں کو ضم کر کے 1 یونٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں کوئی قابل ذکر ایسا ملک نہیں جس میں کوئی صوبہ ہی نہ ہو۔ یہ شرارت صرف ہمیں ہی سوجی تھی۔ بہرحال لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا، یہ کہ کراچی کو الگ صوبہ بننے کا مطالبہ خود ہی ختم ہو گیا۔ مہاجر برادری کو تسلی تھی کہ جب پورے مغربی پاکستان میں لسانی بنیاد پر کوئی صوبہ ہی نہیں تو مہاجر صوبے کی ضرورت بھی نہیں۔ مگر پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایوب خان نے اقتدار میں آتے ہی پہلا وار دارالحکومت پر ہی کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچنے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا کہ کراچی دارالحکومت کے لیے موضوع ہے یا نہیں۔ تمام فیکٹرز دیکھے گئے، دفاع، آب و ہوا، رابطے، پیداوار کے لیے خالی زمین، اور فائنلی 12 جون 1959 کو نتھیا گلی میں کراچی کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اعلان کیا گیا کہ نیا دارالحکومت راولپنڈی میں سید پور قصبے کے قریب بنایا جائے گا اور اس کا نام ہوگا اسلام آباد۔ کراچی کی سرکاری عمارتیں لگ بھگ 50 کروڑ میں بیچ کر نیا دارالحکومت بنانے کا کام شروع ہو گیا۔
जनरल अयूब ने कराची वालों को पैगाम दिया कि दारुल हुकूमत चला गया लेकिन कराची की तरक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। सिर्फ साहिब इक्तदार ही नहीं, इनसे शहरे इक्तदार भी छीन लिया गया। ये था वो पहला धोखा जो कराची वालों के साथ किया गया। ये वो दौर था जब जुबान की बुनियाद पर चलने वाली तहरीकें जोर पकड़ रही थी। मशरकी पाकिस्तान में आवामी लीग ने बंगाली कौम परस्ती को आसमान पर पहुंचा दिया था। और यही वो जमाना था जब महाजिर भी खुद को नस्ली बुनियाद पर तस्लीम करवाना चाहते थे। वो सिंध में रहने के बावजूद सिंधी कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, जबकि सिंधियों का गिला था कि उन्होंने महाजिरों का कल्चर कबूल करने को बुरा नहीं मनाया था। मेरे ख्याल से कोई बहुत बेबुनियाद तकाजा नहीं है। जो नेटिव पॉपुलेशन है वो ये कहती है कि जब हमने आपको होस्ट किया तो आपको चाहिए था कि आप हमारे अंदर जम हो जाते। लेकिन मेरा उस पर एक रिस्पांस ये भी है कि जो जम होने का अमल है वो एक जनरेशन या 2 जनरेशन का नहीं है, इसमें कई जनरेशन्स लगती हैं। यहाँ से जो लोग अमेरिका गए या कनाडा गए या ऑस्ट्रेलिया गए, क्या वो एक जनरेशन में फुल्ली अमेरिकन या फुल्ली ऑस्ट्रेलियन या फुल्ली कनेडियन हो जाते? नहीं होते। लेकिन उनकी औलाद की औलाद मेरे ख्याल में चेंज होती जाती है। हम अपने आप को सिंधी महाजिर बोल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि रूरल अर्बन डिवाइड का एक तो कोटा उन्होंने नाफिज किया, तो द सिंधीज डोंट कंसिडर महाजिर एज पार्ट ऑफ सिंध, वरना अर्बन और रूरल कोटा नहीं है। बहरहाल वक्त के साथ अयूब खान की इक्तदार पर गिरफ्त ढीली पड़ती गई। इनके खिलाफ तहरीक में भी महाजिर आगे थे। कराची से दारुल हुकूमत खत्म करने का गम इन्होंने भुलाया नहीं था। 1969 में जब यहिया खान इक्तदार पर आए तो महाजिरों को नया झटका लगा। उन्होंने 1 यूनिट को खत्म कर दिया और कराची एक बार फिर सिंध का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान में एक आमिर के कलम से LFO के जरिए पाकिस्तान में 4 नए सूबे कार्व आउट कर दिए गए। सिंध, बलूचिस्तान, उस वक्त का सरहद और पंजाब। और ये उस वक्त से ही मुतनाज़िया है। और अगर ये LFO के जरिए है तो आप इसकी आईनी और कानूनी हैसियत पर भी बहस कर सकते हैं। 1 यूनिट के बाद जो है वो कराची दे दिया गया ZA भुट्टो साहब को एज नेगोशिएशन, और यहाँ से कराची की दूसरी ट्रेजेडी शुरू होती है। महाजिर फिर इश्तियाल में आ गए। अलग सूबा बनाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अब वो पाकिस्तान में एक नई जद्दोजहद कर रहे थे। और महाजिर शनाख्त के साथ इसकी पहली झलक नजर आई 23 फरवरी 1969 को, जब GA कराची कमेटी के नाम से एक तंजीम भी बनी, जिसकी क़यादत नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन काज़मी ग्रुप के एक धड़े ने की। फिर महाजिर मुहाज के नाम पर एक जमात भी बनी, जिसने 70 के इंतखाबात में सिंध असेंबली से सिर्फ 1 नशिस्त जीती। यही वो दौर था जिसमें रईस अमरोवी की महाजिर हुकूक के लिए तहरीरें नौजवानों का लहू गरमा रही थी। उनकी शायरी और तहरीक की वजह से ये पनाहगीर महाजिर कौम बनने लगे थे। 70 की दिहाई पाकिस्तान के लिए तबाह कुन थी। आगाज ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से हुआ और फिर हालात बिगड़ते चले गए। शेख मुजीबुर रहमान की कौम परस्ताना तहरीक से मुतासिर होकर कई लसानी तहरीकें जन्म ले रही थीं। सब इसी रंग में रंग रहे थे जब 1972 में सिंधी को सूबे की सरकारी जुबान भी करार दिया गया। जिस तरह तकरीबन 20 साल पहले बंगाली को कौमी जुबान बनाने पर एहतजाज हुआ था, बिल्कुल वैसे ही सिंधी के खिलाफ भी मुजाहिरे शुरू हो गए। होने नहीं चाहिए थे, लेकिन हुए। रईस अमरोवी ने अपनी वही पुरानी बात फिर दोहराई, उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। यही वो जमाना था जब महाजिर तलबा के एक गिरोह ने मुत्तहदा तलबा मुहाज कराची के नाम से एक नई तंजीम बनाई और पहली बार लसानी बुनियाद पर पाकिस्तान में तसादुम का आगाज हो गया। सिंधी महाजिर फसादात शुरू हो गए। जामे कराची के शोबा सिंधी की इमारत को आग लगा दी गई। अभी यही सब कुछ चल रहा था कि 15 जुलाई 1972 का जंग अखबार सुर्खी जमाता है। महाजिरों की तारीख और सकाफत का शऊर पैदा करने के लिए उर्दू कौमी कौंसिल तश्कील दे दी गई है। उस कौंसिल ने मुतालबा किया कि रियासत महाजिरों को भी पंजाबी, सिंधी, बलोच और पश्तून की तरह एक अलग नस्ली बिरादरी तस्लीम करे। अगर 4 कौमियतें हो सकती है तो 5वीं क्यों नहीं हो सकती? बल्कि फिर 6वीं के लिए तैयार रहिए, 7वीं के लिए तैयार रहिए। अगर सिंधी को कौमियत है तो महाजिर क्यों नहीं हो सकती?
अगर पंजाबी कोई कौमियत है तो सराइकी क्यों नहीं हो सकती? अगर बलोच कोई कौमियत है तो ब्राह्मी क्यों नहीं हो सकती? तो अगर तो आप तकसीम होंगे तो कौमियतों की तहलील होगी, और फिर यह है कि तस्लीम किए बगैर चारा नहीं, कि अब सूरत यह बन चुकी है। हम दुनिया की इंसानी तारीख की सबसे बड़ी होने वाली हिजरत के नतीजे में बनने वाली एक पाकिस्तान की झैली कौमियत है। इसमें एतराज और हैरत क्या है? क्या नई बात है? दुनिया में होता ही रहा है और होता रहेगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। फिर वफाक में भुट्टो की हुकूमत भी यही नहीं रुकी, कुछ फैसले ऐसे भी किए जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। मसलन सिंध में कोटा सिस्टम का निफाज। पाकिस्तान बने 30 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी कराची और सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले महाजिर हर जगह छाए हुए थे। वो तालीम याफ्ता थे, काबिल थे, इसलिए दाखिले हो या मुलाजमतें इन्हीं को मिलती। तब जुल्फकार अली भुट्टो ये कोटा सिस्टम लेकर आ गए। गांव देहात के रहने वालों को नौकरियों और तालीमी इदारों में दाखिले मिलने लगे। यानी अब सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर नहीं बल्कि डोमिसाइल की बुनियाद पर दी जा रही थी। हमारा तालीमी कत्लेआम हो गया, हम पर कोटा सिस्टम लगा दिया गया। कोटा सिस्टम कोई अर्बन रूरल नहीं था। कोटा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मुहाजिर सिंधी कोटा सिस्टम था, जिसको अर्बन और रूरल कहकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। क्या रूरल पंजाब में नहीं थे? क्या रूरल एरिया बलूचिस्तान में नहीं था? अभी तो पूरा बलूचिस्तान ही रूरल एरिया है। हमारी नौकरियां छीन ली कोटे लगाकर, तालीम के दरवाजे हम पर बंद हो गए, जमीन जायदाद छिन गई। महाजिरों के लिए ये सिर्फ पॉलिसी में तब्दीली नहीं थी, ये एक खुल्लम खुल्ला पैगाम था कि आप सन ऑफ सॉइल नहीं हैं। आज कराची शहर में डिस, आज हैदराबाद शहर में डिस, आज क्वेटा शहर में डिस, पेशावर में डिस, हर जाए थे या अफगान आहन या बर्मीज आहन या हिंदुस्तानी आहन या हिंदुस्तानी आहन। मुलाजमत, तालीम और मुस्तकबिल जिस पर महाजिरों का हमेशा फोकस रहा, अब इनके हाथ में नहीं था। कोटा सिस्टम के निफाज पर रईस अमरोवी ने सख्त रद्द अमल दिया। कहा कि कराची वो शहर है जो महाजिरों के खून से बना, मगर यहाँ इनके बेटे ही आज अजनबी बना दिए गए हैं। कोटा सिस्टम एक ऐसा हथियार है जो महाजिरों को कौमी धारे से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, एक कदम और भी उठाया गया। पहले महाजिरों को इक्तदार से दूर किया, फिर कोटा सिस्टम के तहत सरकारी दफातर से भी। वो महाजिर जिनकी आबादी सिर्फ 3% थी, मगर 1973 तक वफाक में सीनियर अफसर्स में 33% महाजिर थे। और कोटा सिस्टम नाफिज होने के बाद ये रेशो घटने लगा। 1974 में महाजिरों का हिस्सा 20% रह गया। इसलिए 1977 में भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तहरीक में भी महाजिर नौजवान आगे थे, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और बगैर किसी लीडर के। एंग्री यंग मैन रिएक्शन था। इंडिया में अमिताभ बच्चन आ रहा था तो पाकिस्तान में भी दीज पीपल वांटेड टू बी अगेंस्ट द सिस्टम, और अपने हक के लिए उन्होंने आवाजें, क्योंकि इतना जुल्म हो चुका था। फिर एक आवाज ने जन्म लिया। और अंग्रेजों की एजेंटी के इनाम में उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली। आज वो मुहब्बे वतन बने हुए हैं और हुर्रियत पसंदों की औलादें मुल्क दुश्मन बने हुए हैं। कैसा पलट दिया है जमाना मेरे भाइयों, कैसा पलट दिया है। कराची यूनिवर्सिटी के 2 तलबा ने ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक तालिब इल्म का नाम था अजीम अहमद तारिक और दूसरे का अल्ताफ हुसैन। अब अपने हुकूक की जंग लड़ने वाले महाजिरों के असाब पर वही सवार था अल्ताफ हुसैन, जिनकी सियासी जमात महाजिर कौमी मूवमेंट ने सिंध के शहरी इलाकों में तहलका मचा दिया। तालीम पर तवज्जो दो, वालिदैन का अदब करो, असातिज़ा का अदब करो और पुरअमन अंदाज में अपनी तहरीक जारी रखो। महाजिर कौमी मूवमेंट के बनने के बाद महाजिर एक नए दौर में दाखिल हो गए, एक बंद गली, अंधेरी गली में। 80s में या लेट 70s में एक ग्रुप ने किसी किस्म की कौमियत क्लेम करके लोगों को रैली राउंड किया। उसका क्या नतीजा निकला? क्या कराची ज़्यादा बेहतर इंटीग्रेट हो गया पाकिस्तान में? क्या कराची के मसाइल हल हो गए? मैंने तो कम से कम ये देखा कि उसका अगर इस कराची की आबादी के हवाले से देखा जाए तो उसका नुकसान हुआ। हुकूमत का मरकज इस्लामाबाद जा चुका था
तो महाजिरों ने अपना एक नया मरकज बना लिया, 90। शनाख्त ढूंढते ढूंढते महाजिर कौम ने अपनी उंगली अल्ताफ हुसैन को पकड़ा दी, जो उन्हें वहां ले गए जहां खून ही खून था। एमक्यूएम महाजिर को शनाख्त तो क्या देती, उल्टा उनकी असल शनाख्त ही छीन ली। महाजिरों की एक नस्ल वो थी जिसने पाकिस्तान को वोट दिया, फिर हिजरत करके सपोर्ट किया, मेहनत करके मजबूत किया और फिर इसी वतन में अपनी शनाख्त के लिए लड़ती रही। मगर अब ये महाजिरों की वो नस्ल थी जो अल्ताफ हुसैन की अंधी अकीदत में मुब्तला हो गई थी। पाकिस्तान में जो लिसानी तफर्रुकात और फसादात हुए वो अफसोसनाक थे, लेकिन उनके जवाब में जिस किस्म की कोशिशें की गईं वो इस किस्म की थीं कि जैसे आप आग बुझाने के लिए उस पर डीजल पेट्रोल डालें कि जी इससे आग बुझेगी। भाई ने कहा दिन तो दिन, कहा रात तो रात, तभी आज तक न शनाख्त मिली, न सूबा, न इक्तदार, बल्कि अब तो गिनती भी पूरी नहीं की जाती। मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम से कम दिखाई जाने लगी। यानी जब आप हैं ही नहीं, आपका वजूद ही नहीं, तो हक किस बात का। महाजिरों के मुतालबात किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे, और पहुंचते भी कैसे जब नारा ही ये था कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो जिन्होंने बरसों आपको मंजिल से दूर रखा वो रहनुमा क्या देते। बिलाखिर वो नाम भी कहीं गुम हो गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कूल किस शहर में? कराची में। अच्छा, सबसे ज्यादा स्कूल जिनमें ए लेवल्स और ओ लेवल्स होता है वो किस शहर में? मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा किस शहर में? आपका ख्याल है कि वहां जिन्नात के बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, ये जरूर हो रहा है कि आपका मुहाजिर बच्चा पढ़ लिख कर तर्क सुकूनत करके कहीं और किसी और देश में बसने को तैयार है, आपके सिस्टम में रहने को तैयार नहीं है। मगर मैं इस बात को और इस स्टीरियोटाइप को नहीं मानता कि मुहाजिर पढ़ते नहीं। कराची से बच्चों को निकाल लेने की ट्रेंड है कि रूट्स 90s में मिलेंगी, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी थी इस शहर में कि कोई नहीं चाहता था कि उसकी जवान औलाद इस मुल्क, इस शहर में रहे। अल्ताफ हुसैन कैसे बने, इस पर रफ्तार ने ये 3 डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। फिर 90s में कराची में क्या जुल्म सितम हुआ, उस पर भी रफ्तार की कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी जो नई बात है वो करते हैं। हिस्ट्री जानने के बाद खड़े हो जाएं, देखिए आज के महाजिर को। क्या ये वही महाजिर है जो आज से 70-80 साल पहले था? एजुकेटेड, सुलझा हुआ, तहजीब याफ्ता, हुनरमंद, जज्बा वलवला, जोश और जुनून रखने वाला। लेकिन आज का महाजिर क्या है? दांत लाल, उजरा चमन, जुबान जिस पर कभी नाज था, जिसके लिए कभी किसी से लड़े तो कभी किसी से, अब तो वो भी नहीं रही, करा करी में बदल गई। ये सब बाय डिजाइन है या बाय डिफॉल्ट है? कहीं कुछ ये सोच रखने वाले कि मुहाजिरों को गुटके के साथ ब्रैकेट कर दें। स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं ताकि आपको मजीद मायूसी की तरफ धकेला जाए। होते होंगे लोग गुटखा खाते हैं, हमारे पख्तून भाई भी निस्वार खाते हैं, क्या है बहस में? सबका अपना कल्चर होता है, सबके अपनी चीजें, सबके अपने अपने शौक हैं। हाँ, कुछ चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लोग सिगरेट भी पीते हैं बिला तफरीक कौमियत। अब आप कहना शुरू कर दें कि मुहाजिर, बलोच, पंजाबी, पख्तून सुट्टेबाज हैं। जिस सकाफत पर कभी नाज था, फख्र था, जिसकी वजह से दूसरों को अपनाने से इनकार कर दिया था, लोग आपसे इंप्रेस होकर आपके कल्चर को अपनाते थे, आज बिल्कुल भी नहीं। कराची नहीं, कराची को इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाअल्लाह। बनाती अम्मी, हमारे घर में बिरयानी तो मस्त बनती है, सबको बहुत पसंद है। ये आ गई ना कराची वाली। जी, कराची वाली आ गई। हाँ, मैं कराची वाली आ गई। जो सॉफ्ट रेसिज्म है हमारे खिलाफ मीडिया में, जो ए बोल के जो बोलती हैं खवातीन और चीजें, इसे सॉफ्ट रेसिज्म। कराची वालों के एक्सेंट और उर्दू स्पीकिंग महाजरों का एक्सेंट ही ये नहीं है। ये जो लास्ट 20-25 ईयर्स में रीमाइग्रेशन हुई है साउथ पंजाब से,
اور یہ جو ہائبرڈ جنریشن بنی ہے یہ ان کا ایکسنٹ ہے جو آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہو یا کوئی. سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے, آپ نے تو بنایا نہیں, آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں, آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی. آج تو جین زی کا دور ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے. ان کی اگلی نسل کینیڈا, امریکہ اور برطانیہ میں شفٹ ہو رہی ہے. کیا ہمارے لڑکوں نے 80s میں اور 90s میں ری مائیگریشن نہیں کی پاکستان سے؟ آج جو شکاگو میں یا ڈیلس میں یا ہیوسٹن میں یا جوہانسبرگ میں, سڈنی, میلبرن میں ہوا کہ اپنی مرضی سے گئے لوگ. کراچی چھوڑ کے کون جانا چاہتا ہے بھائی؟ اور آج بھی بہت مہاجرز آر آن دا موو انفارچونیٹلی. لفظ مہاجر پر بھی دھندلاہٹ چھا چکی ہے. آج لاہور ترقی کر چکا لیکن کراچی حقوق سے بھی محروم ہے اور بنیادی سہولیات سے بھی. لاہور میں کام بے شک ہوتا ہوگا لیکن اس قسم کی جو ایک ٹینشن ہے کام کرنے کی وہ محسوس نہیں ہوتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیپل اپیئر ٹو بی ہیپیئر, جو کراچی میں نہیں ہوتے. کراچی میں میں محسوس کرتی ہوں کہ لوگ پیپل آر آن دا ورج آف دیئر بیڈس. لوگ بالکل انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں چھیڑے اور وہ جھگڑیں. بات صرف روڈ اور روشنیوں کی نہیں, بات ہے ڈگنیٹی کی. کراچی پاکستان کے سر کا تاج تھا لیکن آج یہاں کے رہنے والے بھی اسے اپنا گھر نہیں کہتے. پوچھ لیجئے کسی سے, پیدا کراچی میں ہوں گے لیکن کہیں گے خود کو دوسرے شہر کا, ان شہروں کا جن کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی. دلی, بمبئی, آگرہ, احمد آباد, الہ آباد, ہر جگہ کے ہیں, بس اس شہر کے نہیں. لیکن شہروں کی بربادی سے قومیں تباہ نہیں ہوتی, وہ تب مرتی ہیں جب ان کے لوگ ہار مان جاتے ہیں. کیا مہاجر بھی تاریخ کی گم گشتہ قوم بن جائیں گے یا وہ دوبارہ ابھریں گے اپنی پرانی شناخت کے ساتھ, ایک پڑھی لکھی, سلجھی ہوئی, تہذیب یافتہ قوم کی شناخت کے ساتھ؟ گنتی میں بے شمار تھے, کم کر دیے گئے, پھر ساتھ کے قبیلوں میں ضم کر دیے گئے. پہلے نصاب عدل ہوا ہم سے انتصاب, پہلے نصاب عدل ہوا ہم سے انتصاب, پھر یوں ہوا کہ قتل بھی ہم کر دیے گئے.